स्टूडेंट्स, अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम 10th SS का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें जो 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे कि हमारे कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनके आने की पूरी संभावना है और उनको आप बड़े ध्यान से समझेंगे ताकि आपके 20 नंबर अच्छे से तैयारी हो जाए उनकी। और ये जो प्रश्न हम लेकर आए हैं ये आपके जो प्रीवियस ईयर मॉडल टेस्ट पेपर और जो पेपर पहले आए हुए हैं उनसे रिलेटेड है, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा ये वीडियो। इसे ध्यान से देखें और समझें। आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, धोलावीरा का दुर्ग किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र है वो गुजरात से संबंधित है। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? हमारे 4 वेद हैं और मंत्रों से संबंधित जो है ऋग्वेद, गायत्री मंत्र से संबंधित ऋग्वेद इसका आंसर आएगा। अगला है, तुर्कों की जो बर्बर जाति थी वो भारत में आक्रमण किया उन्होंने, वो मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, वे किसान जिनके पास अपनी जमीन का अधिकार होता है और अपनी जमीन पर खेती करते हैं वो खुद कास्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न आया था आपके, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसको भारतीय संसद ने 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया। प्रश्न नंबर 6 है आपका इसमें, कथन कारण, जो कि अभी नए प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए CBSE पैटर्न पे, उसमें आपको एक कथन बताया जाएगा और उसके साथ साथ उसका कारण दिया गया है, दोनों में क्या रिलेशन है ये बताना है। इसमें बताया गया है कि 19वीं सदी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां थी। ये आपका कथन है। अगर आपको सही लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा इससे, और उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडी की आवश्यकता होने लगी। यानी कि पहला जो कथन है और बी जो कारण है दोनों ही इसमें सही है और सही व्याख्या इसमें की गई है, क्योंकि साम्राज्यवाद के विस्तार में सबसे जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो यही थी कि कच्चे माल का जरूरत होना, तैयार माल का बड़े मात्रा में उपलब्ध होना। तो यूरोपीय देशों ने बाजार की तलाश में अफ्रीका और एशियाई देशों पर आक्रमण किए थे। तो इसका ए उत्तर आएगा। कथन कारण वाले प्रश्नों में हमने ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है कि कथन क्या है, यानी कि ये बात जो है जो कही गई है वो सही है कि नहीं है, और बी उसका कारण है, उससे रिलेटेड जो कारण है वो ए वाले से संबंधित उसका कारण बनता है, जो सही है, नहीं है तो गलत है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इसमें हमारा प्रश्न नंबर 7 है, दूसरा कथन कारण का, उपनिवेशवाद का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र बने। बिल्कुल सही बात है ये। जैसे भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि उसका व्यापार, उसकी समृद्धि दुनिया में प्रसिद्ध थी, यही आक्रमणकारियों का जो है आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों का उपलब्ध होना एक आवश्यक शर्त है। यानी कि ए भी सही है और बी भी यहाँ पे सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता ये। दोनों अलग अलग बातें हैं लेकिन दोनों ही सही है। ऐसी परिस्थिति में हम बी को सही आंसर मानेंगे। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न नंबर 8, हमारा जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है, दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली के बीच, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर, इसका सही आंसर है बी। अगला है, कौन सा आधारभूत उद्योग है? इनमें से आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है इसमें, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग
जो दूसरे मशीनरी उद्योग है उनको मशीनें बनाने के लिए लोहा उपलब्ध कराता है, इस्पात उपलब्ध कराता है, तो इन दूसरों के लिए आधार है। श्रीलंका में बहुसंख्यक जनजाति जो है सिंगली है, सिंगली समुदाय, सिंगली भाषा बोलते हैं, जो कि 74% है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था सरकार का स्थानीय शासन का स्वरूप है। केंद्र सरकार में आपकी केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठती है, राज्य सरकार में प्रत्येक राज्य सरकार है अपनी, जैसे हरियाणा की राज्य सरकार है। स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। ये शासन का तीसरा स्तर है। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में 1/3 आरक्षण यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज में ये आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, जो कि 1992-93 का पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर 13 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी 1984 में। ये हमारा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही से ऊपर माना जाता है, यानी कि केवल पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहां पर समय समय पर लोकतंत्र के स्थान पर तानाशाही आ जाती है। बाकी सभी देश लोकतंत्र को तानाशाही से ऊपर और अच्छा मानते हैं। नागरिकों के प्रति जवाबदेही किसमें होती है? लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही होती है, क्योंकि बाकी किसी भी व्यवस्था में नागरिकों के प्रति जवाबदेही नहीं होती। सामान्यतः किसी देश का आर्थिक विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देश के आर्थिक विकास को मापने का प्रमुख पैमाना तो प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन जो मानव विकास का पहलू है उसमें हम साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि सभी चीजों को शामिल करते हैं, यानी सभी इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक, डॉक्टर की सेवाएं अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, क्योंकि ये सभी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, कोई उत्पादन नहीं करते, इसलिए इनको तृतीय या सेवा क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? यानी कि बैंक और सहकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोत हैं, जो कि सरकार या आरबीआई द्वारा नियंत्रित होते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है, व्यापारी और मालिक यानी कि साहूकार, ये अनौपचारिक स्रोत हैं, इनफॉर्मल है, अनफॉर्मल है ये, और ये फॉर्मल है आपके, क्योंकि वहां पे व्यक्ति विशेष से आप ऋण लेते हैं जिसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। वैश्वीकरण ने किसके जीवन स्तर को सुधारा है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी गलत हैं, क्योंकि सभी लोगों से को वैश्वीकरण से फायदा नहीं मिला। वैश्वीकरण जो है विकासशील देशों के श्रमिकों के लिए भी सहायता, उनके जीवन स्तर को भी नहीं सुधार पाया, क्योंकि वहां भी उनका शोषण हुआ। विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता वैश्वीकरण ने दी, ये भी काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि उनका तो जीवन पहले से ही सुधरा हुआ था वैश्वीकरण से पहले से ही। तो इसमें आपका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को हम जानते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और इस प्रकार से जो हमारा 2024-25 का प्रैक्टिस सेट है, उसके 20% ऑप्शन वाले हमने एक एक करके किए हैं। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पेपर जो है आपका सैंपल पेपर 2023-24 का जो सैंपल पेपर है, इसमें हम देख पाएंगे कि प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमें सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाए, रिपीट होएगी काफी चीजें। पहला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है हरियाणा से संबंधित है? सभी स्थान हरियाणा से संबंधित है। इसमें राखी गढ़ी, बनावली, मीठाथल सभी हरियाणा के हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के
विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नमूने पाए गए हैं। इसमें प्रश्न ने पूछा है कि जुते हुए खेत कहाँ मिले। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेतों के नमूने पाए गए। इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं, मेहरगढ़ में पत्थर की दरांती मिली, बनावली हरियाणा में हल्का नमूना मिला, लोथल गुजरात में मिट्टी की नाव मिली, जो कि हमें दिखाती है कि वहां का समुद्री व्यापार काफी प्रसिद्ध था और लोथल जो है हड़प्पा का प्रमुख व्यापारी केंद्र था, प्रमुख बंदरगाह थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता किसे कहा गया है। मार्स को युद्ध का देवता कहा गया है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन है उसमें जुपिटर शांति के देवता है, वेस्टा अग्नि के देवता है और अपोलो संगीत के देवता है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा वेद भारतीय संस्कृति का मूल है। संगीत का मूल है। भारतीय संगीत का मूल किस वेद में निहित है। तो सही उत्तर है इसका सामवेद, जो संगीत से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में ज्यादातर मंत्र हैं। हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता की शिक्षा दी गई है। अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी और विज्ञान संबंधी चीजों को बताया गया है। तो इसका उत्तर आएगा आपका सामवेद, संगीत से संबंधित। ईसाई मत के प्रमुख को पोप कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, चंदावर का युद्ध, जो कि गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, कन्नौज के शासक की हार हुई थी। इसमें 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। एक और प्रमुख युद्ध हुआ था 1192 में, त्राइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गौरी की जीत हुई थी। तो चंदावर का युद्ध 1194। प्रश्न नंबर 21 में एजेंडा 21, ये एजेंडा 21 आपका 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है, रियो में जो हुआ था ब्राजील के शहर में। और इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इसमें भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इसमें बात हुई थी, उसको हासिल करना इसका उद्देश्य था। 8वां प्रश्न है, भारत की एक प्रमुख कौन सी फसल है जो खाने में काम नहीं आती, अखाद्य फसल है। जवार, बाजरा, रागी सब खाने की फसलें हैं। हम बड़े स्तर पर इनका प्रयोग नहीं करते, लेकिन मोटे अनाज में आती है। तो 8वें का उत्तर आएगा रबड़, जो कि अखाद्य फसल है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को, यानी कि जो सरकारी इस्पात की कंपनी है उसका नाम पूछा है इसने, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको ये प्राइवेट कंपनी है। टाटा आयरलैंड स्टील कंपनी, डाबर भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसका संबंध इस्पात से नहीं है। 10वां प्रश्न है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। सामुदायिक सरकार का चुनाव, वहां की जो 2 प्रमुख भाषाएं हैं उनकी अलग अलग सामुदायिक सरकारें हैं। तो उनका जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग वो अपनी अपनी सामुदायिक सरकार चुनते हैं। डच भाषा वाले अपनी सरकार चुनेंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले अपनी सरकार चुनेंगे। ऐसा बेल्जियम में संवैधानिक प्रावधान है। इससे अगला प्रश्न है, किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ, यानी आपस में लोग बहुसंख्यकों के कारण लड़ पड़े। बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति आई, जिससे देश को बड़ा नुकसान हुआ। तो बेल्जियम इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल वैसे तो 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी इसमें नहीं है 22 में, लेकिन इसने पूछा है कि हिंदी को छोड़कर कितनी है। तो हिंदी को छोड़ करके 21 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची का है। संघ सूची का विषय वो होता है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इनमें से विदेशी मामले केवल केंद्र सरकार कानून जिन पर बनाती है, ये है उत्तर आएगा इसका। संघ सूची का विषय है शिक्षा, विवाह और कृषि समृद्धि सूची के विषय है ये, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर के इन पे कानून बनाती है।
14वां प्रश्न है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट, ये बात, ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे। 15वां प्रश्न है, कौन सी इनमें से एक रीजनल पार्टी यानी कि क्षेत्रीय दल है जो किसी एक राज्य विशेष में प्रचलित है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो आपकी तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। बाकी सभी जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं, ये नया प्रश्न है थोड़ा सा। इसमें 3 पार्ट होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 हिस्से होते हैं। एक तो पहला हिस्सा होता है उसका लीडर, जो उस पार्टी को चलाता है, जो प्रमुख निर्णय लेता है। दूसरा हिस्सा होता है उसके सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव वर्कर्स, जो पार्टी के लिए काम करते हैं और उन्हीं में से चुन करके लोकसभा विधानसभा में आते हैं। और एक तीसरा पार्ट होता है किसी भी पार्टी का, उसके फॉलोवर्स, यानी कि उसको वोट डालने वाले, उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग। 3 प्रमुख हिस्से होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। 17वां क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है? तो वर्तमान परिस्थिति में तृतीय का क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है जीडीपी के अंदर, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोगों को काम जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही मिला हुआ है, लेकिन जो आमदनी है, इनकम है, वो सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र से होती है। 18वां प्रश्न है, अलग इनमें से कौन सा भिन्न है? यानी कि आपका डाकिया, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल, ये आपके सभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले हैं। मोची जो है भिन्न है, इनमें से ख उत्तर आएगा। 19वां प्रश्न है, 1 रुपए का नोट जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, आपने याद रखना है कि 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है, न कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए को छोड़कर बाकी सभी नोट जारी करते हैं। तो यहाँ पे 1 रुपए का नोट हमारी जो है वास्तविक मुद्रा है, यानी कि इसको कभी भी सरकार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि यही हमारी वास्तविक मुद्रा है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से, यानी कि जो सबसे ज्यादा वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें सबसे इफेक्टिव है संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो अपने किसी एक स्थान पर बैठकर पूरी दुनिया को नहीं संभाल पाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी है, ये इंटरनेट का जाल है जो उन्हें पूरी दुनिया में अपना व्यापार चलाने को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका आंसर आएगा क। इसी क्रम में अगला हमारा पेपर है जो कि हम कोड वाइज कर रहे हैं 2023-24 के प्रैक्टिस टेस्ट, जो आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। एक ही वीडियो में आप सारे छोटे क्वेश्चन कर पाएंगे और उम्मीद होगी कि आपसे इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में कम से कम 20 में से 17-18 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग इनमें से किन की पूजा करते थे? वैसे तो वो प्रमुख रूप से पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, पशुओं में नंदी की यानी सांड की पूजा करते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे, यानी सभी इसका उत्तर आएगा। दूसरा है, मिस्र में राजा को फराहो कहते हैं, ये भी बार बार प्रश्न आता है, राजा को फराहो कहा जाता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण यानी विशेषताएं बताई गई है, 10 लक्षण है धर्म के। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। एक ऑप्शन याद रखे 1950, यानी कि चीन हमारे बाद 1950 में आजाद हुआ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि हमने पाठ पढ़े हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। छठा प्रश्न है, भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण हम सभी जानते हैं पोखरण राजस्थान में किए हैं। रियो शहर पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए जो बनाई गई थी वो कब शुरू की गई? 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? एक सिंपल सा अनुमान हम लगाते हैं कि रबी की फसल में 2 अक्षर हैं र और बी,
रवि, तो 2 अक्षर वाला एक ही नाम है इसमें, गेहूं। गेहूं रवि की फसल होती है जो सर्दियों में बोई जाती है, गर्मियों के शुरू होने में काट ली जाती है, तो गेहूं रवि की फसल है। बाकी सभी देख रहे हैं हम 3 या 4 अक्षर वाले नाम है, जो कि आपकी खरीफ की फसल है। खरीफ में 3 अक्षर आते हैं। किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? अभी इसका नाम बदला गया था पीछे, तो कांडला गुजरात में जो पत्तन है उसको दीनदयाल पत्तन के नाम से भी हम जानते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की देन है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। वो कहा था कि भारत और पाकिस्तान 2 देशों में इसको विभाजित कर दिया जाए, तो 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की देन है। क्रांतिकारियों ने अपनी गीता किसे माना? क्रांतिकारियों का प्रमुख नारा था वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ को क्रांतिकारी अपनी गीता यानी पवित्र किताब मानते थे। फिर प्रश्न आया है उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। पहले हमने पढ़ा था भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, वो 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न है तृतीय क्षेत्र में किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो तृतीय क्षेत्र है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई उत्पादन नहीं होता, केवल सेवाएं होती है, तो सेवा क्षेत्र कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 15, ऋण के, ये बार बार हमने पढ़ लिया, ऋण के औपचारिक स्रोत जो होते हैं आपके बैंक और सहकारी समितियां, उन पर कंट्रोल कौन रखता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देश किसमें करते हैं? डॉलर में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी डॉलर में होता है और बहुत सारे देशों की मुद्रा डॉलर है, अमेरिका के साथ साथ, तो डॉलर में हम प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वर्तमान में हमारे 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में बना, बहुजन समाज पार्टी जो 1984 में बना, इसके अलावा सीपीआई-एम और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि अभी 2013 में बनी थी, एक है आम आदमी पार्टी जिसको आप आपके नाम से जानते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में लागू किया गया, यानी कि इसमें भाषा के आधार पर राज्यों को दोबारा बनाया गया था, पुनर्गठित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अभी बताया 1980 में। भारत का कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? अमेरिका नहीं, इसमें भारत उत्तर आएगा। भारत एक ऐसा देश है जो साथ लेकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि हमने विभिन्न भाषाओं, धर्मों और समुदायों के लोगों को इकट्ठा मिलकर के एक संविधान के माध्यम से साथ लेकर चलने का मैसेज दिया है, तो इसका उत्तर आएगा भारत। इस प्रकार से अगला पेपर हमारा है, एक मिनट, कितने क्वेश्चन है इसमें? आगे वाली है